तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे J&K पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस जो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने वेबसाइट पर अपलोड किया है। तो गाइस उसमें क्या सिलेबस में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स में गाइस वन बाय वन जो है हम कंप्लीटली बहुत अच्छे ढंग से कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी वेटेज 30 मार्क्स की है, और उसी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो गाइस दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट और ये एक प्रकार का क्रूशियल या क्रिटिकल कंसेप्ट है इस एग्जाम की नजर से अगर हम देखेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन को हैंडल करना है गाइस ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले देखते हैं कुछ खूबसूरत लाइनें। बहुत सुंदर लिखा है, क्या लिखा है? वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। तो गाइस एक प्रकार का ये सक्सेस मंत्र है। देखिए कोई भी काम अगर हम जीवन में शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले एक रोल मॉडल हमारे पास होना चाहिए कि हमें कौन सी मंजिल तक पहुंचना है। गाइस अगर अगर आपने टारगेट अपनी लाइफ में नहीं सेट किया हुआ तो फिर आप कौन से रास्ते पर चलेंगे ये शायद आपको भी ना पता हो। तो गाइस करना क्या है कि हमेशा बड़ी सोच को रखना है, बड़ी सोच को रखना है, बड़े टारगेट को रखना है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करना है। पहले तो सपना बड़ा देखना है, ड्रीम बिग। उसके बाद आपको सख्त मेहनत करनी है, और उस मेहनत करते हुए अगर कोई बीच में ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, आपको परेशानियां आ रही हैं, तो आपको गिव अप नहीं करना है। आप एक बार गिरेंगे फिर उठेंगे, दूसरी बार गिरेंगे फिर उठेंगे। ऐसा करते करते आपको गिव अप नहीं करना है, और एक समय ऐसा आएगा जब आप अपनी मंजिल तक सक्सेसफुली पहुंच जाएंगे। तो गाइस ये था आज का सक्सेस मंत्र। तो गाइस ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में हम जो पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैं आपको डिटेल में सारे कंसेप्ट बताऊंगा कि फाइनेंस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होती है, फिर ये दोनों वर्ड्स मिलकर एक टर्म बना रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है ये अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में। अगर आप किसी अदर एग्जाम की बात करें, जैसे जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विसेज कमीशन में जो केएस का एग्जाम होता है, या यूपीएससी का एग्जाम होता है, या और भी किसी स्टेट से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उनमें जो जनरल इकोनॉमी या फिर इकोनॉमी का कंपोनेंट होता है गाइस, उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, इसमें कौन कौन सी अप्रोचेज होती हैं, पहले फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज किया जाता था उसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं, और आज की डेट में कैसे मैनेज किया जाता है, दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलरिटीज क्या हैं। गाइस काफी अच्छे ढंग से हम आने वाली स्लाइड्स में इनको कवर करेंगे। तो गाइस मैं आपको यहाँ बता दूं कि इस प्रकार के 6 कंपोनेंट्स हैं टोटल हमारे सिलेबस में, जिसमें पहला कंपोनेंट है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। देखिए इस कंपोनेंट के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स में काफी सारी जो कंफ्यूजन्स हैं। देखिए इसमें क्या है कि जनरल नॉलेज आपको ओवरऑल इंडिया का करना है, लेकिन उसमें स्पेशल रेफरेंस J&K का होगा। J&K के क्वेश्चंस की वेटेज काफी ज्यादा होगी, यानी इसमें आपको 30 में से जो मैक्सिमम पोर्शन है वो J&K से ही देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि सिर्फ J&K से ही क्वेश्चन होंगे। आपको आउटसाइड J&K यूटी यानी जम्मू और कश्मीर के अलावा पूरे भारत में क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आज की वीडियो में हम जो देख रहे हैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग गाइस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। 30 मार्क्स इसकी वेटेज है। तो इस 30 मार्क्स के लिए हमारे पास कुछ थोड़े ही ये चुनिंदा टॉपिक्स हैं। हमने काफी सारे टॉपिक्स गाइस कवर कर लिए हुए हैं। ये जो फर्स्ट वाला हमारा पार्ट था, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स, इसके ऊपर गाइस 2 वीडियोस में बना चुका हूं, और काफी सारे लोग जो हैं उनको देख चुके हैं। गाइस आप भी देखिए, अपने कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करिए, एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए, और एग्जाम को क्लियर करके अपनी सिलेक्शन को श्योर कीजिए। उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल एंट्री के ऊपर वीडियो आ गई हुई है। वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो गाइस आज की वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट
ओब्लिक स्टेटमेंट्स। तो क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट या स्टेटमेंट, हम दोनों को अलग अलग वे से देखेंगे। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो हम उसमें क्या देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं। ये कंसेप्ट थोड़ा लेंथी है, इसीलिए मैं दोनों को मर्ज करके एक वीडियो नहीं बना रहा। आज की वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है और कौन कौन सी इसकी अप्रोचेज हैं, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन को हैंडल करना है सक्सेसफुली। तो गाइस सबसे पहले यही मन में क्वेश्चन उठता है कि फाइनेंस होता क्या है। देखिए फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ मनी पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स। फाइनेंस क्या होता है कि मानिए आप एक व्हीकल खरीद रहे हैं, आप एक कार खरीद रहे हैं 10 लाख की, 10 लाख की कार खरीद रहे हैं, उसके लिए आप अलग अलग जगह से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। मानिए आपके पास 5 लाख रुपया है, आप 2 लाख किसी रिलेटिव से ले रहे हैं, आप 3 लाख रुपया जो बच रहा है वो किसी बैंक से ले रहे हैं। तो इस प्रकार आप उस कार के लिए जो अलग अलग जगह से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इसी को फाइनेंस कहा जाता है, इसी को फाइनेंस कहा जाता है। फाइनेंस क्या होता है, इट इज द मैनेजमेंट ऑफ मनी पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ और गवर्नमेंट्स। तो अगर इसी प्रकार के पैसे का अरेंजमेंट किसी कंपनी के रिगार्डिंग किया जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर गवर्नमेंट का कोई पार्ट है, तो उसमें अगर इस प्रकार की अरेंजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ मनी की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, दिस इज द फाइनेंस। स्पेसिफिकली इट डील्स विद द क्वेश्चंस ऑफ हाउ एंड व्हाई एन इंडिविजुअल, कंपनी और गवर्नमेंट एक्वायर्स द मनी नीडेड। तो सबसे पहले यही है फाइनेंस का मतलब कि ये किससे डील करता है, एक प्रकार के ऐसे क्वेश्चन से डील करता है कि एक इंसान को या कंपनी को या गवर्नमेंट को पैसा क्यों चाहिए, कॉल्ड कैपिटल, और जो उसको पैसा चाहिए उसे क्या कहा जाता है, उसे कैपिटल कहा जाता है इन द कंपनी कॉन्टेक्स्ट। एंड हाउ दे स्पेंड और इन्वेस्ट दैट मनी, और किस प्रकार से वो इकट्ठा पैसा किया हुआ उसको खर्च करना है, कहीं स्पेंड करना है या फिर उसको इन्वेस्ट करना है। तो गाइस इसमें दो इंपॉर्टेंट ये आपके पास टर्म्स हैं, स्पेंड और इन्वेस्ट में ये डिफरेंस होता है। स्पेंड में आप पैसे को खर्च कर देते हैं, उसमें से किसी प्रकार की आप उम्मीद नहीं रखते कि इसमें से प्रॉफिट हमें होकर मिलेगा। लेकिन इन्वेस्ट में ऐसा होता है, अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मानिए आप पढ़ाई में अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये उम्मीद है कि ये हमारी मेहनत रंग लाएगी, हमें सिलेक्शन देगी। तो गाइज यही मेजर डिफरेंस है स्पेंड और इन्वेस्ट में। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि फाइनेंस का क्या मतलब है कि पैसे को इकट्ठा करना, पैसे को मैनेज करना, अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा करके फिर अपने काम में जिस पर्पस के लिए आप इकट्ठा कर रहे हैं उसमें उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, यही कहा जाता है, किसको, फाइनेंस कहा जाता है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में मानिए 500 लोग हैं, तो 500 लोगों के ऊपर एक मैनेजमेंट होगी, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कि इतने बजे आपने सुबह 8 बजे काम पे आना है, शाम को 5 बजे आपने यहाँ से लीव करना है, छुट्टी करनी है। तो अगर कोई सिस्टम होगा तो जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट, बहुत अच्छे ढंग से कंपनी काम करेगी और उसमें जो रिजल्ट आएगा उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, कोई इंप्लाइज कभी आ रहा है कभी जा रहा है, तो किसी भी प्रकार की प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो कंपनी नहीं करेगी। एट द एंड क्या करेगा कि वो कंपनी एक दिन फेल हो जाएगी। तो मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज अ बिजनेस और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट बॉडी। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एनजीओ है, चाहे गवर्नमेंट की कोई बॉडी है या फिर वो कंपनी है, उसको एडमिनिस्टर करना, उसको एक सिस्टम में लाना, इसको क्या कहा जाता है, इसको मैनेजमेंट कहा जाता है। मैनेजमेंट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज ऑफ सेटिंग द स्ट्रेटेजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को किस ढंग से काम करना है ये कौन सेट करता है, ये सारी एक्टिविटीज मैनेजमेंट सेट करती है। एंड कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉइज और ऑफ वॉलंटियर्स टू अकम्प्लिश इट्स
objectives through the application of available resources such as financial, natural, technological and human resources। तो गाइस कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ पर कि मानिए एक कंपनी के पास पैसा भी है, फाइनेंस भी है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी है, उसके पास ह्यूमन कैपिटल भी है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन अगर उसमें प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, तो वो इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता। इन सब की एक बेस्ट और एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जब की जाती है, उसी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट कहा जाता है। तो गाइस अब हमने देख लिया है कंसेप्ट फाइनेंस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। अब हम दोनों का कंबाइंड मतलब देखते हैं, जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो गाइस क्या होती है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज सच एज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, अकाउंटिंग, पेमेंट्स, रिस्क असेसमेंट एंड एवरी अदर थिंग रिलेटेड टू मनी। तो गाइस फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि एक कंपनी में अलग अलग इंप्लॉइज एक सिस्टम में जब बंधे होते हैं, उसी को मैनेजमेंट कहता है। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में मैनेजमेंट को क्या कहते हैं, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसको कहते हैं? इसका मतलब होता है कि एक प्रॉपर वे से योजना बनाना, प्लान करना, उसके बाद ऑर्गेनाइज करना। कि हम सोचते हैं कि मानिए एक सोच है कि वो सोच ये कहती है कि हमको एक कंपनी चलानी है और उसके लिए हमें यहाँ पर जो है लैंड परचेज करना है, यहाँ से मशीनरी खरीद के लगानी है और यहाँ से हमें लेबर लगानी है और उसके बाद हमको ये काम करना है। ये प्लानिंग, ये सिर्फ सोचा, लेकिन ये सब जब काम किया जाता है, इकट्ठा कर किया जाता है ये सारा सामान, उसको क्या कहा जाता है? उसको ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। उसके बाद एक डायरेक्टर होता है जिसके अनुसार जो वो सारा काम किया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक प्रॉपर जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए आपके पास जो डायरेक्शंस होती हैं, उसको क्या कहा जा रहा है यहाँ? डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज सच एज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। तो गाइस इस प्रकार से मानिए अगर आप किसी कंपनी को रन करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले वहां जो फंड्स होंगे वो कहां से आएंगे, उनको कैसे इकट्ठे करना है, फिर उनका यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसा करना है। कि मानिए 10 लाख कोई अगर कहीं से इकट्ठा किया है, तो उसका 10 लाख का इस्तेमाल भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आप 5,000 का बिजनेस खोल के बैठ गए और बाकी का जो पैसा है सारा आपने डुबो दिया। इससे क्या होगा कि जो आपने अमाउंट बारो किया हुआ उसका तो इंटरेस्ट भी पेमेंट नहीं होगा, और होगा क्या कि एट द एंड आपकी कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी, जिन्होंने आपको डेट दिया है वो भी नुकसान में हो जाएंगे और आप खुद भी घाटे में चले जाएंगे। उसके बाद अकाउंटिंग, पेमेंट्स, रिस्क असेसमेंट एंड एवरी अदर थिंग रिलेटेड टू मनी। तो गाइस इन सब से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की योजना बनाई जाती है, कोई डायरेक्शन आती है या कैसे कंट्रोल करना है, इन सारी एक्टिविटीज को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट मीन्स अप्लाइंग जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। तो गाइस जैसे हम जनरली देखते थे कि क्या मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, क्या मैनेजमेंट का, और उसी मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के कंसेप्ट को अप्लाई करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए एक एंटरप्राइज के, एक बिजनेस एंटिटी के, उसी को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। In other terms, proper management of an organization's finance provides quality fuel and regular service to ensure efficient functioning। तो गाइस अगर प्रॉपर मैनेजमेंट किसी कंपनी की हो रही है, प्रॉपर वे में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनको सैलरीज वगैरह दी जा रही है, उनको जो जो एमिनिटीज मिलनी चाहिए वो प्रॉपर वे से दी जा रही हैं, तो इससे क्या होगा कि उस कंपनी की क्वालिटी अच्छी होगी, उसके प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे और उसके बाद जो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट होगी। On the other hand, अगर ये finances they are not properly dealt with, an organization will face barriers that may have severe repercussions on its growth and development। तो guys अगर employees को properly handle नहीं किया जा रहा है, मैनेजमेंट वीक है, तो क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में काफी ज्यादा रुकावटें आपको देखने को मिलेगी, और उन रुकावटों का क्या नतीजा होगा कि वहां पर एम्प्लॉइज की शॉर्टेज आ जाएगी, और अगर कम एम्प्लॉइज होंगे तो जो काम की क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। काम की क्वालिटी कम होगी तो आने वाले टाइम में उसकी आउटपुट भी बंद हो सकती है और एट द एंड कंपनी बंद भी हो सकती है। इस तरीके से जो उसके सिवियर रिपरकशंस जो हैं वो
कंपनी को डील करने पड़ सकते हैं। कब? अगर उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो गाइस ये काफी अच्छा सा कंसेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, और कैसा क्वेश्चन आपको थ्योरी के पार्ट में देखने को मिलेगा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में ये भी बताऊंगा। तो गाइस क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स या कंपोनेंट्स, क्या होते हैं इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या काम किया जाता है, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कि एक कंपनी को कहां इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट इन करंट assets are also a part of investment decisions called as working capital decisions। तो गाइस मैनेजमेंट का या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही ये सब बताती है कि एक कंपनी के कैपिटल को कहां कहां जो है वो इन्वेस्ट करना है, फिक्स्ड असेट्स उसके कितने बनाने हैं, उसके बाद उसके रेगुलर काम को चलाने के लिए उसके करंट असेट्स या ओवरहेड एक्सपेंसेस उसके कितने होने चाहिए। गाइस ये सारा जो वर्किंग कैपिटल डिसीजंस हैं ये कौन तय करता है? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट तय करती है। उसके बाद फाइनेंशियल डिसीजंस दे रिलेट टू द रेजिंग ऑफ फाइनेंस फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज which will depend upon decision on type of source, period of financing, cost of financing and the returns thereby। तो गाइस इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि कहां से पैसे को कंपनी के बीच में रेज करना है, कहां से पैसे को लेना है, क्या सोर्स होगा, आपको किसी रिलेटिव से लेने हैं, आपको बॉन्ड्स इशू करने हैं या आपको बैंक्स से लेने हैं, आपको किस तरीके से पैसा लेना है, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही तय करती है। उसके बाद आपको पैसा कितनी देर के लिए चाहिए, पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, आपको क्या प्राइवेट बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेना है या आपको गवर्नमेंट बैंक्स या फिर कुछ ऐसे अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन पे इंटरेस्ट रेट कम होता है, आपको कौन सा आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, ये सब तय कौन करता है? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही तय करती है। उसके बाद कितने रिटर्न्स देने हैं, कितना इंटरेस्ट पे करना है, ये सारे डिसीजंस जो हैं फाइनेंशियल डिसीजंस, इनको कौन सेट करता है? इनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही देखता है। उसके बाद डिविडेंड डिसीजन, द फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक डिसीजन विद रिगार्ड्स टू द नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। नेट प्रॉफिट्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो गाइस उसके बाद देखिए अब कंपनी काम कर रही है, अगर वो वेल मैनेज्ड है तो वो अवश्य ही वो प्रॉफिट पैसा कमाएगी। तो पैसा कमाएगी, उसके बाद जो पैसा कमाया जाता है उसे कहा जाता है डिविडेंड या प्रॉफिट। तो डिविडेंड यानी मानिए एक 100 करोड़ का आज कंपनी कोई बिजनेस शुरू करती है, एक साल के बाद उसका 200 करोड़ का बिजनेस बन जाता है, तो जो 1 करोड़ का एक्स्ट्रा डिविडेंड आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स में, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये फाइनेंस मैनेजर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है। अब डिविडेंड का जो शेयर होता है इसका डिसीजन कैसे लिया जाता है? इसमें देखिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो कंप्लीटली शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाए, डिविडेंड एंड द रेट ऑफ इट हैज टू बी डिसाइडेड, या तो वो कंप्लीटली डिवाइड कर दें, या फिर मानिए कि एक 100 करोड़ का बिजनेस था 200 करोड़ का बन गया, तो वो 50 करोड़ जो है वो डिविडेंड को शेयर कर लेते हैं, बाकी 50 करोड़ रख लेते हैं कि हमें अपने बिजनेस का और एक्सपेंशन करना है, इसका नतीजा ये होगा कि आने वाले समय में हमें और प्रॉफिट होगा। तो रिटेन्ड प्रॉफिट्स, amount of retained profits has to be finalized which will depend upon expansion and diversification plans of the enterprise। तो गाइस ये रिटेन्ड प्रॉफिट वो चीज होती है, जैसे मैंने बताया कि सारे मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हमने बिजनेस 100 करोड़ से शुरू किया था, ये 200 करोड़ का हो गया है, 50 करोड़ चलिए हम बांट लेते हैं यहाँ शेयर होल्डर्स में, और 50 करोड़ जो है नेक्स्ट बिजनेस के एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? मानिए कि कोई ये एक बिजनेस चल रहा था जो सिर्फ नोटबुक्स बना रहा था, लेकिन अब इनको जैसे ही ये प्रॉफिट होता तो ये अब कहते हैं कि हम पेंसिल्स को बनाने वाला भी एक अलग बिजनेस चलाते हैं। तो देखिए ये डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, एक बिजनेस से दूसरे की तरफ जाना, इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो गाइस इस प्रकार के सारे डिसीजंस कौन लेता है? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेता है, या जो एक बॉडी ये सारे डिसीजंस लेती है उसे अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग की लैंग्वेज में उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट है ये कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना हो तो क्या होगा, अगर है तो वो किन कारणों से, किन उद्देश्यों के कारण, जो उद्देश्यों से उनको रखा गया है।
द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज जनरली कंसर्न्ड विद प्रोक्योरमेंट, एलोकेशन एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अ कंसर्न। तो गाइस यहाँ पर कंसर्न एक बिजनेस, कंपनी, बैंक या किसी के साथ भी आप लगा सकते हैं जिसके साथ आप इसे जोड़ना चाहते हैं। मानिए यहाँ पर अगर कोई कंपनी की बात है तो कंपनी में कितनी परचेजेस आ रही हैं, उन परचेजेस को आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। यानी आप मानिए यहाँ पर मशीन्स, आप 100 मशीनें खरीद रहे हो, आपकी 10 अलग अलग प्लांट्स लगे हुए हैं, तो आप एलोकेट करते हो कि इसमें 10 जाएंगी, इसमें 20 जाएंगी, इसमें 5 जाएंगी। तो ये सारी एलोकेशन और उसके बाद कंट्रोल ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अ कंसर्न की, एक कंपनी में जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उन सबको जो कंट्रोल करेगा, ये सारे काम जो हैं किसके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के होते हैं। अब इनके अलावा भी और क्या उद्देश्य हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वो हम देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी टू एंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड्स टू द कंसर्न। तो गाइस इसका क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि मानिए आपने कोई एक बिजनेस खोला हुआ है तो उस बिजनेस को प्रॉपर रेगुलर और एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड्स, कि उसको जिस चीज की जितने फंड्स की जरूरत है वो उसको रेगुलरली और एडिक्वेटली मिलते रहें, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है जरूरी है। इसका एक ऑब्जेक्टिव ये ही है कि किसी भी कंसर्न को, बिजनेस एंटिटी को किसी प्रकार की कमी ना हो, उसको एंश्योर करना कि हर एक सप्लाई जो है उसको पहुंचती रहे, ये उद्देश्य होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट कह रहा है टू एंश्योर एडिकेट रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स विच विल डिपेंड अपॉन द अर्निंग कैपेसिटी, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो गाइस दूसरा इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंश्योर करती है कि जो भी यहां से प्रॉफिट आ रहा है उसका एक प्रॉपर रिटर्न्स शेयर होल्डर्स के पास जाए, और ये शेयर होल्डर्स के पास वो रिटर्न जाएगा जो अर्निंग कैपेसिटी होगी उस फर्म की, और उसके बाद जो उनके शेयर का मार्केट प्राइस होगा और जो शेयर होल्डर्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी उन्हीं के अकॉर्डिंगली उनको रिटर्न्स मिलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है टू एंश्योर ऑप्टिमम फंड्स यूटिलाइजेशन, की फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इसलिए भी बनाया जाता है कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज या फंड्स हैं उनका सदुपयोग, बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। वंस द फंड्स आर प्रोक्योर्ड दे शुड बी यूटिलाइज्ड इन मैक्सिमम पॉसिबल वे एट लीस्ट कॉस्ट। तो गाइस इसका क्या कहने का तात्पर्य है कि एक बार मानिए आपने 100 करोड़ कहीं से ले लिया तो उस 100 करोड़ का पूरा 100% जो है 100% इस्तेमाल होना चाहिए, और उसमें कम से कम जो है खर्चा जो वेस्टेज के रूप में जाना चाहिए। तो इस सब को इंश्योर करने के लिए क्या किया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बनाया जाता है। टू एंश्योर सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज फंड्स शुड बी इन्वेस्टेड इन सेफ वेंचर्स सो दैट एडिक्वेट रेट ऑफ रिटर्न कैन बी अचीव्ड। तो गाइस कहने का यहां पर यह मतलब है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो किसी सेफ जगह पर करनी है। मानिए कोई एक बैंक चल रहा है तो बैंक को जो पैसा देना है वो पैसा किसी ट्रस्टेड पर्सन को देना है या ऐसे आदमी को देना है जो रिटर्न भी कर सके। विजय माल्या जैसे इंसान को नहीं देना है। तो इन सब को देने के लिए या इस प्रकार की एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए जो बॉडी होती है उसे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। या दूसरे शब्दों में कहूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये काम होता है कि इन्वेस्टमेंट जो भी फर्म या कंपनी या कंसर्न कर रहा है वो सेफ जगह पे होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का अत्यधिक रिस्क नहीं होना चाहिए। To plan a sound capital structure, there should be sound and fair composition of capital so that a balance is maintained between debt and equity capital। तो गाइस उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि एक अच्छे वे से प्लान करना जो टोटल कैपिटल का स्ट्रक्चर है कंपनी में। इससे ये होगा कि एक प्रकार का प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रहेगा, रिस्क जो होगा, यानी मानिए यहां पर 100 करोड़ एक बैंक के पास 100 करोड़ है तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो 90 करोड़ या 95 करोड़ लोन में नहीं दे देगा, क्योंकि उन्हें यह भी ध्यान रखना है कि जिन लोगों का पैसा यहां पर बैंक में आया हुआ है कल हो सकता है वही लेने के लिए आ जाए, तो हम उनको क्या रिप्लाई करेंगे। यानी एक प्रकार की रेशो को मेंटेन करने का जो काम है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है। तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम देखते हैं यहां पर कि फंक्शंस क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, कि अगर किसी भी एक कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, कंसर्न में, फर्म में अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा
देखिए गाइज, ये जो पॉइंट्स हैं मैंने बोल्ड यहाँ पर करे हुए हैं, ऐसे आपके पास 3-4 पॉइंट्स होंगे और उनमें एक ऐसा भी होगा जो इसका फंक्शन नहीं होगा। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपने अगर ये वीडियो या इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो ही आप इसको आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आप वहां पर आंसर को गलत कर देंगे। तो क्या फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? सबसे पहला और फॉरमोस्ट इसका फंक्शन जो है एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कि एक फर्म या बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल या किन किन चीजों की कितनी जरूरत है, ये सब कौन तय करता है, डिसाइड करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। A finance manager has to make estimation with regards to capital requirements of the company. This will depend upon expected costs and profits and future programs and policies of a concern. Estimations have to be made in an adequate manner which increases earning capacity of an enterprise. तो गाइस देखिए, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मानिए बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके आगे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल डल और बेकार निकल जाते हैं, उनसे ये सब बिजनेस को हैंडल कर पाना आसान नहीं होता। तो इससे क्या करते हैं कि उनमें काफी इंटेलिजेंट और इस फाइनेंस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों को हायर किया जाता है और वो सारे ये डिसीजंस लेते हैं कि कहां पर हमें ये पैसा इन्वेस्ट करना है, किस वे से करना है, कितना करना है, ताकि जो इसकी अर्निंग कैपेसिटी है वो अच्छी बनी रहे। तो गाइस इसी कार्य को करने के लिए ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाई जाती है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या काम है कि किस प्रकार से कैपिटल की रिक्वायरमेंट है बिजनेस में, इस सब का प्रॉपर एस्टिमेशन और उसके बाद अपने मालिक को बताना। अगर मालिक खुद भी इतना इंटेलिजेंट है, उसको सब ये चीजें खुद भी समझ आ रही हैं, तो गाइस ये सारे काम करने वाले को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। सेकंड फॉरमोस्ट इसका फंक्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन। वंस द एस्टिमेशन हैव बीन मेड, एक बार जब हमें ये चीज का पता चल गया कि हमारे बिजनेस को चलाने के लिए या इसको चलाने के लिए इतने कैपिटल की जरूरत है, तो उसके बाद क्या होगा? द कैपिटल स्ट्रक्चर हैव टू बी डिसाइडेड, कि हमें टोटल कैपिटल का पता चल गया कि हमें मानिए 500 करोड़ चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए। अब ये डिसाइड किया जाएगा कि आपको ये 500 करोड़ कहां कहां लगाना है। इसको क्या कहा जाता है? डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन। दिस इन्वॉल्व्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी एनालिसिस। तो गाइस इसमें काफी सारे शॉर्ट टर्म मैंने आपको बताया था, काफी सारे क्लासेस में बता भी चुका हूं कि जो शॉर्ट टर्म डेट वो होता है जो 1 साल या 1 साल से कम के पीरियड में आपको रिटर्न करना होता है। अगर इससे ज्यादा का टर्म है तो उसे लॉन्ग टर्म डेट कहते हैं। और इस प्रकार की इक्विटी का एनालिसिस किया जाता है इस पॉइंट के अंदर। This will depend upon the proportion of equity capital a company is possessing and additional funds which have to be raised from outside parties. तो गाइस पहले पॉइंट में क्या किया जाता है कि टोटल कैपिटल कितनी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका एस्टिमेशन करती है और उसके बाद उसको कहां कहां से लाना है, कहां कहां लगाना है, ये सारा इस पॉइंट के अंदर देखा जाता है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट। देखिए उसके बाद चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, ये भी तय हो गया कि कितना चाहिए, ये भी तय हो गया कि कहां कहां लगाना है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ कि कहां कहां से लाना है। तो क्या इस पॉइंट में कह रहा है चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स की कौन कौन से सोर्सेज से जो है फंड्स आएंगे। फॉर एडिशनल फंड्स टू बी प्रोक्योर्ड अ कंपनी हैज मेनी चॉइसेस लाइक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, की एक कंपनी मानिए कोई शेयर इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है, तो भी वो अर्निंग कर सकती है यहां से। उसके बाद लोन्स टू बी टेकन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, की क्या कंपनी की चॉइस है ये कि उसे बैंक या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेना है, ये सब कौन तय करेगा? ये फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। पब्लिक डिपॉजिट्स टू बी ड्रॉन लाइक इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, की क्या इस कंपनी को चलाने के लिए हम बॉन्ड आज इशू करें नॉर्मल एक इंटरेस्ट रेट पे, और कल जब हमारी कंपनी चल जाएगी हम बॉन्ड्स वापस ले लेंगे और लोगों का लिया हुआ पैसा दे देंगे। तो गाइस ये चॉइस ऑफ फैक्टर विल डिपेंड ऑन रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ईच सोर्स एंड पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग। तो कौन सा सोर्स कितने समय के लिए क्या इंटरेस्ट रेट लगा रहा है, ये डिपेंड करता है, और इसी के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि हमें कौन से सोर्स से कितना पैसा लेना है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट्स के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स,
The financial management has to decide to allocate funds into profitable ventures so that there is safety and investment and regular returns is possible. तो गाइस उसके बाद ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट एक काम है कि जो हमारे पास पैसा है उसको एक ऐसे अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना है ताकि वो प्रॉफिटेबल वेंचर बना रहे और टाइम टू टाइम उससे हमें प्रॉफिट या रिटर्न्स आती रहे, और इसी प्रकार से जो है वो कोई भी कंपनी या कंसर्न जो है वो रेगुलरली ग्रोथ करेगा। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। इसके अलावा भी कुछ हैं जैसे डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। तो मैंने पिछली स्लाइड में आपको ये भी बताया कि डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन, और यही इंपॉर्टेंट यहां फंक्शन बताया जा रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि मानिए एक कंपनी ने 100 करोड़ से शुरू किया था काम और 200 करोड़ की हो गई। अब 100 करोड़ जो सरप्लस आया है उसको कहां छोड़ना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करती है। द नेट प्रॉफिट्स डिसीजन हैव टू बी मेड बाय द फाइनेंस मैनेजर। गाइस फाइनेंस मैनेजर और फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहां पर दोनों का एक ही मतलब निकलता है। दिस कैन बी डन इन टू वेज, डिविडेंड डिक्लेरेशन या रिटेन्ड प्रॉफिट्स। मैंने आपको बता दिया कि मानिए एक कंपनी 100 करोड़ से चली थी तो 200 करोड़ तक पहुंची। यहां से क्या हो रहा है कि एग्जांपल के तौर पर 50 करोड़ इनमें डिविडेंड शेयर होल्डर्स में बांटा जा रहा है और 50 करोड़ जो है वो फर्दर कंपनी की डाइवर्सिफिकेशन, इनोवेशन, एक्सपेंशन के लिए रखा जा रहा है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ कैश, एक कंपनी या एक बिजनेस कंसर्न में कितनी कैश है और उस कैश को किस वे से मेंटेन करना है, ये सारा काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट ऑफ कैश, फाइनेंस मैनेजर हैज टू मेक डिसीजंस विद रिगार्ड्स टू कैश मैनेजमेंट। कैश इज रिक्वायर्ड फॉर मेनी पर्पसेस लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, की जो वर्कर्स या एम्प्लॉयज रखे हुए हैं उनको वेजेस देनी है, उनको सैलरीज देनी है, इसके लिए कैश चाहिए। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वाटर बिल्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, मीटिंग करंट लाइबिलिटीज, मेंटेनेंस ऑफ एनफ स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा। तो गाइस एक बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ वहां से प्रॉफिट ही नहीं होता है, काफी सारी टेंशन रहती हैं वहां पर। आपको टाइम टू टाइम देख के जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है आपको वो फुलफिल करनी है, तभी जाकर एक बिजनेस या कोई भी कंसर्न जो है वो प्रॉफिट देगा। और इन सब में कैश की जरूरत रहती है। उस कैश को मैनेज कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो गाइस इसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोल्स, कि एक कंपनी के ऊपर एट द एंड या ओवरऑल एट द पीक कंट्रोल किसका होगा, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होगा। द फाइनेंस मैनेजर और द फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज नॉट ओनली टू प्लान, procure and utilize the funds, but he also has to exercise control over finances। तो गाइस फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि कोई जो जो चीजें चाहिए, मानिए मशीनरी चाहिए और वो खरीद के आके कंपनी में रख दी, इसके अलावा भी और जो कंपनी में फाइनेंशियल एक्टिविटीज की जा रही हैं उन सब के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होगा। दिस कैन बी डन थ्रू मेनी टेक्निक्स लाइक रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग, कॉस्ट एंड प्रॉफिट कंट्रोल। तो गाइस ये अलग अलग चीजें हैं। रेशियो एनालिसिस ये होता है कि मानिए एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सेट कर देती है कि अगर हमने 100 करोड़ का बिजनेस चलाया तो एक महीने में हमें 10% यानी 10 करोड़ इससे कमाना ही कमाना है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है फाइनेंशियल सिस्टम में या उस बिजनेस की फॉरकास्ट कुछ करना है या प्रॉफिट और कॉस्ट कंट्रोल, इस इन सारी एक्टिविटीज को उसके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं इनको कंट्रोल करने का इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो गाइस इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट और काफी एक प्रकार से बार बार पूछी जाने वाली चीज जो है वो क्या है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। गाइस अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मेंस भी होता है यानी आपको सब्जेक्टिव पेपर भी देना है, तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वरना J&K पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में यहां से कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं स्टेटमेंट की फॉर्म्स में। तो क्या है, ट्रेडिशनल होती है पुरानी अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच जो आज की अप टू डेट अप्रोच है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो गाइस सबसे पहला जो डिफरेंस है मीनिंग में, ट्रेडिशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंक्लूड्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, और बैलेंस शीट। कि जो पहले अप्रोच अपनाई जाती थी उसमें एक बिजनेस में टोटल एक महीना, 6 महीने या एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और अब कितना बचा हुआ है, मोटा मोटा हिसाब यहां पर किया जाता था। लेकिन आज की डेट में मॉडर्न अप्रोच में ऐसा नहीं है। मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंक्लूड्स कैश फ्लो,
बिजनेस में पैसा कितना घूम रहा है ये सब देखेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल। गाइस पूरी एक प्रकार की डिटेल आपको देखने को मिलेगी कि अगर 1,000 करोड़ का बिजनेस है तो इसमें अलग अलग सोर्सेज से कहां से पैसा आया हुआ है, कहां से पैसा आकर टोटल कितना बना और कौन कौन से सेक्टर में ये डिवाइडेड है, वहां से कितनी रिटर्न्स आ रही हैं, ये सारा जो कंसेप्ट है आपको मॉडर्न अप्रोच में मिलेगा, लेकिन ये ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं मिलेगा। गाइस ये दोनों का मेजर डिफरेंस है और ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट J&K पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में देखने को मिलेगा। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो ट्रेडिशनल टाइम में प्रेपरेशन की जाती थी, प्रेपरेशन ऑफ दी स्टेटमेंट्स वर वेरी सिंपल, ये काफी इजी होती थी। यानी एक मानिए आपके पास एक बिजनेस है तो क्या होता था कि सुबह से लेके शाम तक मालिक उससे सिर्फ यही पूछता था कि आज दिन का क्या रहा, कि दिन में कितना प्रॉफिट रहा। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। मॉडर्न बिजनेस में या मॉडर्न अप्रोच जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसमें एक एक रुपए का हिसाब है, कहां से कितना पैसा आया है, कहां आपने खर्च किया है और टोटल एट द एंड कितना बचा है। ये सारी प्रिपरेशन जो है ये मॉडर्न अप्रोच में या मॉडर्न जो अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट कह रहा है सप्लाइंग इंफॉर्मेशन, दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट सो इंफॉर्मेटिव। तो गाइस मैंने आपको बता दी है कि क्या होता था, यहां पर मोटा मोटा हिसाब रखा जाता था, कितना पैसा कहां आया, कितना कहां गया, किसी बिजनेस में इसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। एट द एंड कितना बचा है, क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है, उसी को नोट डाउन किया जाता था। इस कारण इसका जो इंफॉर्मेशन देने की सप्लाई थी वो लिमिटेड थी। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में ये काफी ज्यादा वाइड है। आपको कितनी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कंसर्न में कितना आया, कहां से आया, कहां गया, कैसे गया, कब गया, ये सारी डिटेल जो है ये आपको मॉडर्न अप्रोच में देखने को मिलेगी। उसके बाद रिलायबिलिटी, ट्रेडिशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आर नाइदर सो रिलायबल नॉर सो डिपेंडेबल फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो गाइस रिलायबिलिटी जो इसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं वो बहुत कम था। वो ये कारण था कि मैंने आपको बताया कि डिटेल्ड एनालिसिस या डिटेल्ड रिकॉर्डिंग इसमें नहीं की जाती थी। सिर्फ ये देखा जाता था कि एट द एंड हमारे पास क्या प्रॉफिट लॉस हुआ या कितना बचा है, बैलेंस शीट क्या है। लेकिन ये जो रिलायबिलिटी है ये मॉडर्न अप्रोच में बहुत ज्यादा है। यहां पर अगर एक कंपनी चल रही है, उसका 10 साल का पिछला बिजनेस का एक एक दिन का हिसाब उसने प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ है तो आप उसको भी देख सकते हैं। वरना ट्रेडिशनल अप्रोच में जिस इंसान ने ये रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है, अगर वो बीमार है या वो मर गया तो उसका रिकॉर्ड वहीं खत्म, आगे क्या होगा किसी प्रकार की कोई रिलायबिलिटी जो है वो नहीं थी। प्रेजेंटेशन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज वेरी ओल्ड। अब गाइस ये जो अप्रोच थी ट्रेडिशनल अप्रोच, इसमें अगर आप एक कंपनी का रिकॉर्ड मांगेंगे तो उसमें प्रेजेंटेशन बहुत कम होगी। आपको हो सकता है एक पेज में एक कंपनी के 50 साल का सारा रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाए कि इस साल में इतना किया, आने वाले 5 सालों में इतना हुआ, आने वाले 10 सालों में इतना हुआ। लेकिन प्रेजेंटेशन जो सिस्टम है मॉडर्न अप्रोच में ये काफी ज्यादा एक्सटेंसिव है। इसमें आपको हर एक घंटे का, हर एक दिन का, हर एक महीने का, हर एक वीक का, हर एक साल का कंप्लीट और डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा और यही कारण है कि इट इज मोर इंफॉर्मेटिव देन द ट्रेडिशनल अप्रोच। तो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट सारे जो इसके डिफरेंसेस हैं दोनों के। तो इसके बाद क्या है स्पेसिफिसिटी, एन इंडिविजुअल स्पेसिफिक information say the liquidity position of a firm is not available from these statements accurately। तो गाइस स्पेसिफिसिटी का ये मतलब है कि मैं अगर मानिए आज की डेट में 2020 चल रहा है तो अगर कोई कंपनी, दो कंपनीज हैं यहां पर, एक ट्रेडिशनल अप्रोच को अपनाए हुए है, दूसरी मॉडर्न अप्रोच को अपनाए हुए है। आज की डेट में 2020 चल रहा है और मैं ये पूछता हूं कि 2008 में इस कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी का कितना बिल दिया, तो इस कंपनी को कोई स्पेसिफिसिटी का नहीं पता होगा। ये बोलेंगे कि एट द एंड इस साल में हमारा अगर इनके पास रिकॉर्ड हुआ तो इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ। लेकिन मॉडर्न अप्रोच से अगर कोई चीज को रिकॉर्ड किया जा रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जा रही है, तो गाइज उसमें आपको कंप्लीट जो है इवन ये भी पता चलेगा कि पानी का खर्चा कितना है, इलेक्ट्रिसिटी का कितना है, कौन से इंप्लॉय ने काम किया है, उसको कितने वेजेस दिए हैं। ये सारा जो आपको इंफॉर्मेशन है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मॉडर्न अप्रोच में देखने को मिलेगा।
उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ एप्लीकेशन। अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट हेल्प्स अस टू नो द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन एट द एंड ऑफ द ईयर. The other statement is the balance sheet helps us to understand the financial position as a whole at the end of the financial year. तो गाइस यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर एक टर्म यूज हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अगर आपको नहीं पता है, अलग अलग कंट्रीज में फाइनेंशियल ईयर को अलग अलग माना जाता है। जहां तक भारत का संदर्भ है तो इंडिया में 1 अप्रैल, किसी भी ईयर का 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक, ये जो 365 या 366 डेज होते हैं लीप ईयर में, इसको फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। तो क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच में केवल यही बताया जाता था कि एक फाइनेंशियल ईयर में यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक इस कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है या इतना लॉस हुआ है और इसकी बैलेंस शीट इतनी है, यानी 31 मार्च तक इसका कैपिटल इतना है। अब यहां से आगे शुरू होगा, लेकिन इसका एरिया ऑफ एप्लीकेशन आपको बहुत वाइडर मिलेगा मॉडर्न अप्रोच में। अंडर द मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इन एडिशन टू द बेनिफिट्स दैट आर अवेलेबल अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच, तो गाइस ये सारे आपको बेनिफिट जो हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच के मॉडर्न अप्रोच में मिलेंगे। उसके अलावा और क्या मिलेगा, द अदर मटेरियल इंफॉर्मेशन विज लिक्विडिटी पोजीशन की इस कंपनी में कौन से साल कितनी लिक्विडिटी थी, कितना पैसा था, सॉल्वेंसी पोजीशन की कितने इसने जो है बिजनेस प्रोडक्ट्स बेचे थे और उसका कितनी रिकवरी सारी आ गई, प्रॉफिटेबिलिटी एंड मैनेजमेंट एफिशिएंसी पोजीशन कैन इजीली बी अंडरस्टूड एक्यूरेटली। तो गाइस एप्लीकेशन का जहां तक बात है तो ट्रेडिशनल अप्रोच में जितनी भी हमें फैसिलिटीज या जो प्रॉफिट्स या जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती थी वो सारी इंफॉर्मेशन जो है मॉडर्न अप्रोच में भी मिल रही है। लेकिन इसके अलावा भी जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है यहां पर हमें देखने को मिलेगी। तो गाइस इस प्रकार से हमने कंप्लीट डिटेल में आज देखा कि फाइनेंस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि किन कारणों, किन उद्देश्यों को दिमाग में रखकर एक बिजनेस या कोई भी कंसर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बनाता है। उसके बाद हमने फंक्शंस देखे कि क्या क्या ये काम करते हैं, किस प्रकार से एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है। और ये भी हमने इन 2 स्लाइड्स में देखा कि किस प्रकार से जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग था या फाइनेंशियल मैनेजमेंट था वो कितना वेरी कर रहा है मॉडर्न अप्रोच के साथ। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। गाइज अगर ये वीडियो के रिगार्डिंग आपको किसी प्रकार का डाउट है या आप कोई भी सुजेशन देना चाहते हैं या मेरी मेहनत को आप कम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। गाइस किसी भी प्रकार का सुजेशन या क्वेरी है आपके पास तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मैसेज को ड्रॉप कर सकते हैं almightyguidance@gmail.com। आप यहां पर मेल कर सकते हैं, काफी सारे मेल्स आते हैं। उसके अलावा ये एक व्हाट्सएप नंबर है गाइस, इस पर भी आप कोई सुजेशन या क्वेरी अपनी दे सकते हैं। तो गाइस अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप जरूर इसे लाइक करें। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑलमाइटी गाइडेंस भी फेसबुक पर आपको एक पेज मिलेगा, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी शेयर की जाती है। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को आपने ऑलमाइटी गाइडेंस लिख कर टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन करना है। इसका आपको बहुत अधिक बेनिफिट होगा। क्या क्या बेनिफिट्स हैं, देखिए सबसे पहले तो हर एक वीडियो का जो पीडीएफ है रिवीजन के लिए आपको इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है सबसे पहले। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स शेयर किए जाते हैं, करंटली जो करंट अफेयर्स होते हैं मंथली अलग अलग एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस के जैसे विजन आईएएस, इनसाइट्स इंडिया, वाजीराम, दृष्टि, इन सब के यहाँ पर मंथली बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किए जाते हैं। इसके अलावा काफी सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स होती हैं वो पीडीएफ फॉर्म में यहाँ शेयर की जाती हैं। गाइस सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे जरूर ज्वाइन करें और इस मुफ्त की शिक्षा का लाभ लें। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है
नॉलेज को बूस्ट करके किसी भी एग्जाम, मन चाहे एग्जाम में बैठकर एग्जाम को कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर करके अपनी सिलेक्शन को श्योर करना है, तो आपको क्या करना है, जो नीडी एस्पिरेंट्स हैं या गरीब लोग हैं उन तक आपको इस प्रकार के चैनल को, इस प्रकार की वीडियोस को या फिर पीडीएफ्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ऊपर वाला सब देख रहा है। और आपको खुद भी क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन के ऊपर ऑल पर प्रेस करना है, ताकि जो भी नई वीडियो या इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर अपलोड की जाए, शेयर की जाए, उसका तुरंत एक मैसेज या अलर्ट आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर पर एक अलर्ट के रूप में आ जाए। तो गाइस, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।